नमस्कार, मैं हूं नाज आसिफ शेख और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश असम में अमन कब। ये सवाल अब नहीं बल्कि 3 दशकों से मुंह बाए खड़ा है और कितने इंतजार के बाद इसका जवाब मिलेगा ये भी कहना मुश्किल है। अगले आधे घंटे हम इसी सवाल पर बने रहेंगे और कोशिश करेंगे इसका जवाब तलाशने की। क्या 2 छात्र नेताओं की हत्या इतनी बड़ी वारदात थी कि पूरा असम अब इसकी दहशत में है? 2 लोगों की मौत का खामियाजा अब तक 58 जाने आखिर क्यों भुगत चुके हैं? और आखिर क्यों लाखों लोगों के सिर आज अपनी छत नहीं है? ये चंद ऐसे सवाल हैं जो असम के बरसों पुराने मर्ज के दर्द का एहसास करा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं असम की मौजूदा तस्वीर और उसकी बुनियाद भी। असम एक बार फिर जल रहा है और इसकी तपिश पूरा देश महसूस भी कर रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा कि आखिर कौन है इस हिंसा का जिम्मेदार। और अब वो कौन सा तरीका है जिससे असम में अमन लौट सकता है? हालिया वजह तो ये है कि बीती 19 जुलाई को अंथीहारा में 2 मुस्लिम छात्र संघ के नेताओं नूरुल हक और मुजीबुर रहमान की जब हत्या हुई, तब वो चिंगारी एक बार फिर भड़क गई जो करीब 3 दशकों से असम में सुलग रही थी। अंजाम ये हुआ कि अब तक करीब 58 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2.5 लाख के आसपास लोगों से उनका आशियाना छिन गया है। करीब 121 राहत कैंपों और कर्फ्यू लगाकर सरकार ने अपनी मौजूदगी दर्ज तो कराई, लेकिन हकीकत ये है कि ये कैंप भी यहाँ के लोगों को इस बात का एहसास नहीं करा पा रहे कि वो महफूज हैं। धबरी, उदलागोरी, चिरांग, बोगाई गांव, न्यू बोगाई गांव, डांगटोला, बारपीटा, नालबारी, दारंग, कोकराझार, सोनतपुर और दारंग। यूं तो हिंसा की आग में असम का यह हर जिला जला है। लेकिन इसका केंद्र कोकराझार है जो स्वायत्त शासी बीटीसी इलाके में आता है। दरअसल मौजूदा वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि असम के लिए ये तनाव नया नहीं है और इसकी जड़ में कहीं न कहीं अलग बोडोलैंड का मुद्दा भी है, जिसे साल 2003 में दूसरे बोडो समझौते के बाद खत्म मान लिया गया था। इससे पहले साल 1987 में गैर आसामी भाषा बोलने वालों पर इसी तरह से कहर ढाया गया था। इसके बाद 1993 में भी जो हालात बिगड़े उसमें करीब 100 लोगों की जानें गईं। और फिर 1994 में हालात और भयानक हुए और इस बार 200 के आसपास लोगों की जिंदगी ऐसी ही हिंसा की बलि चढ़ गई। कुछ ही दिन चैन से गुजरे और 1996 में फिर हालात बिगड़े और इस बार भी करीब 200 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई। ये आंकड़े इतना समझने के लिए काफी हैं कि असम की आग कितनी पुरानी है और इसमें घी का काम किया है वोट बैंक की राजनीति ने। जिसने कभी यहाँ के लोगों को चैन से जीने का मौका नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो क्या वजह है इस हिंसा की और क्या वजह है इन हालात की कि आज 2 पल चैन से नहीं गुजर रहे असम की जनता की? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। फजल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 न्यूज़ में। जिस तरह से इस सवाल पर अब तक चर्चा होती आई है,
हर कोई अपना एक अलग तरीका, अपनी एक अलग वजह बताता आया है। फजल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप लंबे वक्त तक असम में रहे हैं, एक लंबा अनुभव रहा है आपका पत्रकारिता में, क्या मानते हैं आप आखिर इस हिंसा के पीछे वजह क्या है? देखिए, असम की जो स्थिति है, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों की, उसके सामाजिक और राजनीतिक स्थिति दोनों तरह से आकलन करना होगा। राजनीति ने वहाँ ज़्यादा और सामाजिक स्थिति दोनों जो है वहाँ के अलग अलग तरीक़ों से बटी हुई है। एक गैर हिंदी, ये गैर असमी और असमी, इन दो मुद्दों को लेके अक्सर ये झगड़, जैसा आपने अभी अपने रिपोर्ट में भी देखा है कि खासकर 80 के बाद के का जो दौर रहा है वहाँ हिंसा प्रमुख वजह रही वहाँ की सारी चीज़ों में। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की उपेक्षा की बड़ी वजह रही है। केंद्र सरकार ने असम या उत्तर पूर्व के राज्यों पर उस तरह ध्यान नहीं दिया जिस तरह अब दिया जा रहा है। अगर वो पहले इस तरह की क्या ध्यान दिया जाता है तो शायद जो स्थिति इतनी भयावह है नहीं हो पाती। क्योंकि एक दूसरी चीज़ यह है कि राजनीतिक इस्तेमाल बहुत हुआ है, खासकर जिन इलाकों में अभी निचले असम की आपने बात की, जहाँ कोकड़ाझार वगैरह, बोरोलैंड में 1987 के आसपास हम लोग थे, वहाँ कई बार बहुत डर हम लोगों को भी लगता था कि कल क्या हो जाए। उल्फा उस वक्त बहुत अपने पीक पर थी, चरम पे थी उल्फा का आंदोलन, और जिसको वो आंदोलन करते थे हम लोग हिंसात्मक गतिविधियों में कहते थे। तो वो एक बहुत अलग तरीके का एक वहाँ माहौल था और अब भी है। और बोडो इलाके में फिर बोडो और गैर बोडो के इलाके की जो सारी बातें थी, अलग बोडोलैंड का मसला था। लेकिन मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहाँ, और सबसे ये जो मसला सारा है, वो एक घुसपैठ का मसला है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इसने इसको अपने तरीके से देखने के जो सांप्रदायिक रंग देने की, और या कुछ मुस्लिम संगठनों ने दी है, इससे अलग हटकर सोचने की है। अगर बजरंग दल वालों या बीजेपी वालों के लिए ये मुस्लिम घुसपैठी, मुसलमान घुसपैठी हैं और हिंदू शरणार्थी, इससे अलग हटकर सोचना होगा। क्योंकि ये सारा बांग्लादेश का सीमा से लगी हुई है और घुसपैठ बड़ी तादाद में होता है। जाहिर है कि चूँकि बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है तो मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि घुसपैठ ने वहाँ बहुत अपनी जड़ें जमा ली है। जिन इलाकों में है वो इलाका पूरा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, और जो जाहिर है कि जब घुसपैठ बढ़ेगा तो जो स्थानीय लोग हैं उनके हित टकराएंगे आपस में। तो ये एक बड़ी वजह है इस पूरे, यानी आप 80 के बाद के जो आप 87 में हुआ, फिर 93 में हुआ, 94 में हुआ, 96, 99 तक के, 99 में भी अंतिम बार वहाँ बोडो बहुल क्षेत्र में दंगे हुए। मैं इसे जातीय दंगा कहूँगा, हिंसा या सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये आपस में हितों का टकराव है। ये एक बड़ी वजह। और राजनीतिक पार्टियाँ, खासकर कांग्रेस चूँकि लंबे समय तक वहाँ शासन में रही, और आप सारी चीज़ों को देख लीजिए, सारे जितने भी वहाँ आंदोलन हुए, चाहे वो आसू का गठन हुआ, अपसू का गठन हुआ, उल्फा, इन सारे संगठनों के गठन के पीछे कहीं न कहीं घुसपैठ का मामला है। तो इसे सरकार को, खासकर केंद्र सरकार को और कांग्रेस को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि इससे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल फजल साहब, खास तौर पर कांग्रेस को सोचना इसलिए भी होगा क्योंकि लंबे वक्त से कांग्रेस वहां पर सत्ता में है और बावजूद इसके अब तक नकेल नहीं कस पाई। और ताज्जुब ये देखकर भी होता है कि केंद्र एक तरह से दोषारोपण कर रहा है राज्य पर, और राज्य ये कहता है बार बार कि केंद्र से हमें वो सहूलियतें नहीं मिलती, वो फोर्सेज नहीं मिलती जिससे हम काबू पा पाएं। हाँ, ये बहुत अजब स्थिति और बहुत हास्यास्पद इसको कहेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मतलब हफ्तों गुजर गए, राज्य सरकार ने क्या, केंद्र से कहा, केंद्र, ये तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच है। लेकिन जिस तरह तरुण गोगोई का बयान आया और फिर जब प्रधानमंत्री वहाँ गए और तरुण गोगोई ने जिस तरह से अपने बयान से पलटी मारी, तो ये एक लोगों की जान से, आप लोगों की जान जा रही है और आप एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। केंद्र कह रहा है कि नहीं, राज्य सरकार ने मदद नहीं मांगी, राज्य कह रहा है कि मैंने केंद्र से मदद मांगी थी, सेना देर में आई। लेकिन इस बीच स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए सच ये है कि राज्य सरकार ने कोई गंभीर पहल नहीं की। अगर गंभीरता से इस पर पहल किया जाता तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। और पिछली गलतियों से भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। 1993, 94, 96 जिन घटनाओं की बात की, उसमें भी इसी तरह की घटनाएं घटी। कई सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों बेघर, और आज भी जिनका पुनर्वास नहीं हो पाया, और फिर लाखों लोग आज अपने छतों के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ये स्थिति कब तक रहेगी इस देश में, सोचने वाली बात, और इस पर बहुत गंभीरता से राजनीतिक दलों को सोचना होगा। बिल्कुल फजल साहब, सोचना होगा, जरूरी है, क्योंकि यहाँ की आवाम इसका खामियाजा
भुगत रही है। जो लोग इस संघर्ष से कोसों दूर हैं, जिनकी कोई हिस्सेदारी इसमें नहीं है, वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके सिर से आज उनकी छत छिनती चली जा रही है। हाँ, सही कहा आपने। देखिए, मैं जब 1987 के आसपास में हम असम में थे तो बहुत अजब स्थिति थी। कई बार वहाँ चूँकि बोला मैंने, जिस तरह की उपेक्षा की गई उस उत्तर पूर्व सिर्फ असम की नहीं, पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों की, उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि बार बार वहाँ के लोग कहते थे तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदुस्तानी लोग, यानी वो अपने को हिंदुस्तान से अलग मानते थे। ये अलग मानना उनके यहाँ बहुत अंदर तक, अरसे तक बैठा रहा। अब जाके ये स्थिति कुछ थोड़ी बहुत बेहतर हुई है। उस वक्त और भी एक बात बता रहा हूँ कि असम के लोग असम से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। दिल्ली वगैरह तो उनके लिए ऐसा था कि लगता था कोई मक्का मदीना जैसी चीज़ है जो हम बहुत तीर्थ के लिए जा रहे हैं, उस वक्त भी नहीं जाते। तो ये सामाजिक स्थिति भी बहुत ऐसी थी कि लोग ये रखते थे हम लोगों के हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में क्या पूछते थे। तो ये क्यों स्थिति पैदा हुई, एक उपेक्षा जो करते रहे हम सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, वोट के लिए। तो इस पे कांग्रेस सिर्फ बीच के, अगर असम गण परिषद के शासन को छोड़ दिए तो वहाँ कांग्रेस से ही सत्ता में रही है। तो कांग्रेस को ही इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि उपेक्षा उन राज्यों की नहीं करनी चाहिए जो राज्य खासकर सीमा से सटे हुए हैं। ISI का घुसपैठ हो सकता है, बांग्लादेश के जो हुजी हैं वो लोग अपना चूँकि स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो इसका फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए इस पर गंभीरता से राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, एक दूसरे पे दोष मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन स्थितियों को संभालने के लिए उन्हें गंभीरता से इस पे पहल करनी होगी। बिल्कुल। फजल साहब, स्वायत्त शासन, क्या आप इसे एक बड़ी वजह मानते हैं इस हालात की, इस हिंसा की? नहीं, स्वायत्त शासी हालात के लिए देखिए दिक्कत ये है कि वहाँ जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है उसमें भी कई जगह ऐसे स्थिति ये है कि कई जगह बोडो और गैर बोडो में, कई जगह गैर बोडो ज़्यादा तादाद में उस काउंसिल के तहत। और अगर वो 46 सीटों का शायद काउंसिल है, वो उसमें 30 बोडो के लिए है, 5 गैर बोडो के लिए, 5 दूसरे लोगों के लिए, और 4 जो सीट है वो शायद राज्यपाल उसको करते हैं। तो ये स्थिति ऐसी है कि गैर बोडो और बोडो के बीच एक विभाजन रेखा से खींच दी गई है। गैर बोडो समझते हैं कि जो प्रशासनिक अमले हैं वो खास के बोडो जनजातियों के, वो हम पे हुक्म चलाते हैं, वो हम पे अधिकार जमाते हैं। तो ये एक स्थिति बनी हुई है वहाँ। तो शायद इसकी एक वजह ये भी है कि जहाँ बोडो बहुल नहीं है, जहाँ गैर बोडो की तादाद ज़्यादा है, उनको ये लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही। तो इस हिंसा के पीछे भी कहीं ना कहीं ये भी एक आधार है कि जातीय आधार पे लोग बटे हुए हैं। और जो बोडो के काउंसिल के लोग हैं वो उनको उस तरह का विश्वास नहीं दिला पाए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक विभाजन रेखा खींची। बिल्कुल। फजल साहब, केंद्र और राज्य में तालमेल नहीं था, ये तो साफ है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बोडो स्वायत्त परिषद और असम सरकार के बीच भी मतभेद है? क्या वहाँ भी तालमेल की कमी है? नहीं लगता, चूँकि स्थिति ऐसी बन रही। हालांकि जो उनके मुखिया हैं हेलग्राम ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लग रहा है कहीं ना वो तालमेल की कमी दिखाई दी। क्योंकि एक विभाजन रेखा जो खींची, हिंसा की वजह कुछ नहीं है। दो जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि 2 लोग मारे गए थे, 2 छात्र नेता मारे गए, उसके बाद से ये तनाव पैदा हुआ और फिर ये कई जिलों में फैल गया। ये बहुत मतलब राज्य सरकार और वो जो काउंसिल है BTA, जिसको बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है, उसके बीच भी तालमेल कहीं दिखा ही नहीं। अगर दिख जाता, तालमेल कहीं दिखा होता तो शायद ये स्थिति आज इतनी भयावह नहीं होती। और राज्य सरकार तो तरुण गोगोई क्या कर रहे थे इतने दिनों तक, वो केंद्र सरकार से क्यों नहीं बार बार कह रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने कहा, लेकिन जो स्थितियां बनी, जो सेना के बाद भी आज भी स्थिति ये है कि आज भी वहाँ हालात ऐसे नहीं हैं कि आप बहुत अच्छे कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो BTA है और राज्य सरकार, उसके बीच भी एक गैप था, एक कम्युनिकेशन गैप जिसको कहता है, संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है और अभी भी शायद बनी हुई है। अगर इस पर अभी भी दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बोडो लाइन का एक मसला हो सकता है, लेकिन ये मसले ऐसे नहीं है जो सुलझाए नहीं जा सकते, लेकिन सुलझाने के लिए राजनीति को अलग करके वहाँ के सामाजिक जो सरोकार है उसको ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल। फजल साहब, अगर इस समस्या की जड़ में जाया जाए तो क्या आप भी ये मानते हैं कि प्रवासी बांग्लादेशी का मुद्दा यहाँ पर जरूर काम कर रहा है? क्या वो भी एक बड़ी वजह है? नहीं, वो सबसे बड़ा मुद्दा वही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो घुसपैठियों का मामला है, बांग्लादेश से घुसपैठ कर बहुत लोग चले आते हैं वहाँ,
और ये स्थानीय हितों का टकराव है। फिर वहाँ जो लोग हैं और ख़ास के जो कांग्रेस है, मैं इस बात को एकदम मानता हूँ कि कांग्रेस को इस मामले में बहुत सख्ती से कदम उठाना चाहिए, गंभीरता नहीं, सख्ती से कदम उठाना चाहिए और घुसपैठ को रोकना चाहिए, क्योंकि यही घुसपैठ है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बोडो हो, गैर बोडो हो, बंगाली बहुल इलाका है, वो हितों का टकराव होता है। और इसकी वजह से ये सारे फसाद का जड़ ये प्रवासी बांग्लादेशी या घुसपैठ ही, मैं उसको घुसपैठ कहता हूँ, चाहे वो घुसपैठ मुसलमान बांग्लादेशी का हो या हिंदू बांग्लादेशी हो, दोनों घुसपैठ करते हैं और बहुत करते हैं। और एक बड़ा तबका जो है उन घुसपैठियों ने जो आज वहाँ के नागरिक बन गए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ का है, इसे सरकारों को सुलझाना होगा। बिल्कुल, इसके क्या तरीके हो सकते हैं फजल साहब? अगर बात की जाए घुसपैठ की तो बहुत आसान है वहां घुसपैठ, क्योंकि खुली बॉर्डर है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें होनी चाहिए? कौन से वो कदम है जिनसे इस घुसपैठ को रोका जा सकता है? नहीं, सरकार को खास कर सीमा पे लगे इलाकों में चौकसी बढ़ानी होगी। अपने जो आपके पास फौज का एक बहुत बड़ा हमला है, तो देखिए इससे एक नुकसान और, चूँकि इस घुसपैठ से आपको अब ISI या दूसरे हुजी के जैसे कि आतंकवादी संगठन है, उनको भी मौका मिल सकता है घुसपैठ करने का, और फिर वो अपनी वहाँ जो सारी ताकत लगा के दूसरों को भरमा सकते हैं। इस मामले में मुझे लगता है कहीं न कहीं उन संगठनों का भी हो सकता है कि हाथ रहा हो, जिसको उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। तो सरकार को इसको जो सीमा से लगी जो सीमा है, वो बांग्लादेश से लगी हमारी सीमा है, उस पर चौकसी बढ़ानी होगी, और चौकसी बढ़ानी होगी बल्कि बहुत ईमानदारी से इस पर काम करना हो कि घुसपैठ ना हो। क्योंकि घुसपैठ जो वहाँ का है वो पूरा इलाका खुला बॉर्डर है, खुला सीमा, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान का इलाका भी खुला हुआ है, कश्मीर से भी घुसपैठ होती है, लेकिन हम यहाँ चेक करते हैं तो वहाँ शायद उतनी गंभीरता से हमने इसको नहीं लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सरकारों ने कांग्रेस, खास के कांग्रेस में बार बार कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वहाँ कांग्रेस की सत्ता, और उसने घुसपैठ को एक तरह से घुसपैठ को उसने जायज़ बना दिया है। बिल्कुल ये बिल्कुल, अगर इसी की वजह तलाशी जाए फजल साहब, तो वोट बैंक की सियासत कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस चाहती तो इस घुसपैठ को बहुत पहले रोक सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा यह भी जाता है कि उल्फा संगठन की मदद से ही सबसे पहले तरुण गोगोई ने चुनाव लड़ा था। हाँ, ये इस तरह की बात आई थी कि उल्फा, तरुण गोगोई तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उनको कर रहे हैं और उल्फा उनको लगातार समर्थन दे रहा है, ये खबरें आई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो तरुण गोगोई बता सकते हैं या उल्फा बता सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ बार बार इस तरह की वोट की राजनीति होती रही, और राजनीति में कांग्रेस चूँकि और दूसरा कोई दल नहीं है बीच का, अगर असम गण परिषद का जो कार्यकाल है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो आज़ादी के बाद से अब तक वहाँ सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत रही, और जाहिर है कि जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई हैं कांग्रेस की वजह से हुई और कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, इसलिए कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और इस पर अगर अभी भी काबू नहीं पाया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं। बोडोलैंड सुलग सकता है, उत्तर पूर्व के दूसरे राज्य सुलग सकते हैं, यहाँ तक कि इसकी आँच अगर आप घुसपैठियों की आँच देखें तो वो फिर बंगाल वगैरह की सीमाओं से भी बिल्कुल सीमा तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, तो खतरा बढ़ता चला जाएगा अगर सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए गए। जब असम की हिंसा पर बात हुई तब ये सवाल उठा कि अब तक सरकार आखिर करती क्या रही, क्यों शुरुआती दौर में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे तस्वीर के रंग इतने ना बिगड़ते। बुद्धिजीवी वर्ग इस सवाल के जवाब में कहता है वोट बैंक की राजनीति। असम की सूरत हाल एक नजर में गुजरात की उस तस्वीर की याद दिलाती है जो साल 2002 में नजर आई थी। हालात तकरीबन एक जैसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य सरकार को राजधर्म का पालन करने की हिदायत दी थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हालात का जायजा लेकर और मुआवजे का ऐलान करके अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। अफसोस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से ही राज्यसभा सांसद हैं और 12 सालों से असम में कांग्रेसी शासन है। इसके बावजूद नस्ली हिंसा के इस बवंडर से असम अब तक उबर नहीं पाया। ये बात यहाँ के लोगों की समझ से बाहर है कि सरकार यहाँ की समस्या को समझ नहीं पा रही है या फिर उसे टालने की कोशिश में है। हर बार की तरह इस बार भी मुआवजे का मरहम लगाकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई जरूर है। इसके तहत हिंसा में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए,
जख्मी लोगों को 60,000, बेघर लोगों को 30,000 रुपए की मदद मिलेगी। लेकिन ये समझना होगा कि असम को इस राहत पैकेज से ज्यादा उन कोशिशों की जरूरत है जिनका मकसद यहाँ की बुनियादी उलझन को सुलझाना हो। शायद ये इस इलाके की बदकिस्मती ही है। राजनीतिक बयानबाजियों ने अब तक यहाँ की उलझन को और बढ़ाया ही है। असम को हमेशा बीमारी के वक्त ग्लूकोज तो दिया गया, लेकिन समय पर जरूरी दवा से हमेशा महरूम रखा गया। यूं तो देश का आंतरिक समस्याओं से लड़ पाने का रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन असम का मसला ऐसा था जिसे वक्त रहते सुलझाया जा सकता था। ये विडंबना ही है कि जहां एक तरफ बाढ़ असम के लिए मुसीबत बनी, तो अब जातीय हिंसा इस राज्य के लिए नासूर बनती जा रही है। सवाल बरकरार है कि कब सियासी मकसद को भुलाकर असम का सही मायनों में भला होगा और कब इस जातीय संघर्ष का अंत हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो लौटेंगे एक बार फिर असम के इस सुलगते सवाल पर कि आखिर असम में अमन कब आएगा। फजल इमाम मलिक साहब लगातार इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। फजल साहब, ये साफ है कि वोट बैंक की सियासत आड़े आ गई, इसीलिए कांग्रेस ने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब हल कब होगा और कैसे होगा। कांग्रेस को वो क्या कुछ करना चाहिए जिससे असम की जो जनता है वो राहत महसूस कर सके, चैन की सांस ले सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि असम बहुत खूबसूरत राज्य है जी। असम या पूरा पूर्वोत्तर, वहाँ की कला संस्कृति, और अगर बिहू आपने कभी देखा हो तो आप खुद झूम सकते हैं उस पर। तो ये वहाँ की उस खूबसूरती को आप अगर आज हिंसा की चपेट में है तो ये सचमुच बहुत अफसोस की बात है। और जाहिर है कि चूँकि मैं बार बार जिस चीज़ को कह रहा हूँ कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही ज़्यादा दिनों तक, वहाँ के राज्य में भी कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत विश्वास बहाली के लिए भी बनती है कि अब विश्वास कैसे दो दिलों के बीच पैदा किया जा सके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विश्वास ख़त्म हो गया है दो बोड़ों और गैर बोड़ों के बीच। इस विश्वास बहाली के लिए कांग्रेस को बड़ी पहल करनी होगी, एक बड़ी लकीर खींचनी होगी राजनीति के बिना। एक तो सबसे पहले उन्हें घुसपैठ पर काबू पाना होगा। घुसपैठ सबसे बड़ा मसला है उस इलाके का, उस प्रदेश का। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर शायद ये मसला और भी, जैसा मैंने कहा, कि बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फजल साहब, अगर दूसरे दलों की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए खास तौर पर, तो आडवाणी जी जब दौरे पर गए तो उनका कहना यह था कि प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। क्या ये एक तरीका हो सकता है इस समस्या के हल का? नहीं, समस्या तो ये मुख्य समस्या यही है। समस्या यह है कि जो भी वहाँ घुसपैठ है उनको बाहर करना चाहिए, जो हमारे देश के नहीं है। लेकिन उसमें से दिक्कत ये हुई है कि कांग्रेस ने अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए उनमें बहुत सारों को वो सारी सुविधाएं दे दी हैं जो इस देश के नागरिकों में। फजल साहब, समस्या ये भी है कि आखिर घुसपैठियों की पहचान कैसे हो, क्योंकि मुस्लिम संगठन लगातार कहते हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है और जो बोडो समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि उनसे उनका हक छीना जा रहा है। आखिर कैसे पहचान हो और कैसे घुसपैठियों को अलग खड़ा किया जाए? नहीं, अभी तो समस्या ये है कि जो घुसपैठी वहाँ अपना हिंदू पूरा जिनके पास अपना अधिकार हो गया है, कईयों को वोटर आई, बहुतों को, कईयों को नहीं बहुतों को वोटर आई कार्ड तक मिल गए हैं, राशन कार्ड मिल गया है, इसलिए उनकी पहचान मुश्किल। लेकिन एक जिन्हें नहीं मिला है, जिनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है, मुस्लिम संगठन कहते हैं, ठीक है, मुस्लिम संगठन अपनी बात कहते हैं, हिंदू संगठन अपनी बात कहते हैं। मुस्लिम संगठन और हिंदू संगठन से अलग होकर इस पर गंभीरता से सोचने चाहिए, क्योंकि ये देश के हित का भी सवाल है। देश पहले होना चाहिए। देश को अगर अलग करके देखिएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। कल को फिर वहाँ चूँकि सीमा लगी हुई है, जैसे बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठ होता है, और इसको आंखें बंद करके नहीं रहना चाहिए, न केंद्र सरकार को न राज्य सरकार को। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि उन पे हमला हो रहा, बोडो कह रहे हैं उन पे हमला हो रहा। टकराव तो कहीं है, अविश्वास की स्थिति है। मुस्लिम संगठनों को भी ये सोचना होगा कि अगर वो घुसपैठ इसी तरह से होता रहा, चाहे वो हिंदू घुसपैठ हो, मुसलमान बांग्लादेशियों का घुसपैठ जो हो रहा है, उसकी वजह से हितों का टकराव है, अविश्वास की स्थिति बन रही है। इसलिए इस पे पहले सबसे बड़ा कदम ही उठाना होगा सरकार को, इस पे लगाम लगाया जाए, इस पे रोक लगे। ये रोक लगेगी तो बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद वहाँ की सुलझ जाएंगी। बिल्कुल। फजल साहब, IMDT एक्ट बना था इस घुसपैठ को रोकने के लिए ही, क्या इसमें भी किसी तरह के संशोधन की जरूरत आप महसूस करते हैं? अभी तक तो ये जो एक्ट बना ये कोई कारगर नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो
वोट बैंक की जो राजनीति है इससे अलग हट के सोचना होगा सरकारों को। वोट हमारा है, वोट वो आ रहे हैं, आप उनको वोटर आई कार्ड दे रहे हैं, आप सारी चीज़ सुविधाएं दे रहे हैं, तो जाहिर है कि आप उनको अपना वोट बना रहे हैं, वो आपको वोट दे रहे हैं, आपको सत्ता में ला रहे हैं, बाकी चीज़ें फिर गौन हो जाती हैं। इसलिए ये इस एक्ट को भी अगर कड़ाई से अमल में हो, या एक्ट तो बना दिया आपने कि हमने एक्ट बना दिया, कानूनें बन जाती हैं। इस देश में बहुत सारे कानून ऐसे बने जिसका कोई मतलब नहीं आज भी। तो जब तक इस पर अमल कड़ाई से न हो, इस तरह के कानूनों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिल्कुल, सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, उस कानून को अमल में भी लाना होगा और ये देखना भी होगा कि उस कानून का कितना असर हो रहा है जमीनी स्तर पर। फजल साहब, जो स्थिति है उसे देखकर लगता नहीं कि कांग्रेस अब भी इस मूड में है कि असम की समस्या का हल निकाला जाए, उस पर गंभीरता से सोच विचार किया जाए। अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो आने वाला कल कैसा होगा? क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है इस बारे में? नहीं, अब अभी जो स्थिति है उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत गंभीर है, चाहे तरुण गोगोई गंभीर हो या मनमोहन सिंह गंभीर हो। उन्होंने कम से कम राजधर्म निभाने की बात तो वाजपेयी जी ने कही थी, इन्होंने तो वो भी नहीं की। शर्म की बात ज़रूर कही है, लेकिन बहुत इस तरह से, जैसे कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि वो जब सत्ता में रहती है तो वो एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार करती है। सारा कुछ लगता है कि उनकी सारी बोलचाल की भाषा बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस मामले में भी अभी गंभीर है। तो जब तक गंभीरता से इस पर विचार नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में असम या पूर्वोत्तर में बराबर इस तरह की घटनाओं से, पूर्वोत्तर के कई इलाके हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें, मणिपुर में देख लीजिए, नागालैंड है, तो आप इसका असर दूसरे राज्यों पे क्या पड़ेगा, इसे भी केंद्र और राज्य सरकार को सोचना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो असम की ये समस्या कब तक बरकरार रहेगी, ये सवाल लगातार बरकरार है, क्योंकि असम में अमन कब आएगा, इस सवाल का जवाब देना उतना ही मुश्किल है जितना कि देश से भ्रष्टाचार और सियासी पार्टियों से वोट बैंक की चाहत को मिटाना है। जरूरत इस बात की है कि इस सवाल को जिंदा रखा जाए। मुमकिन है कि कभी इसका जवाब मिल ही जाए। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।